जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्ड ए और फोर्थ ए समूह के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए एंड फोर्थ ए ग्रुप। चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं पेरियोडिक टेबल और इसमें पढ़ना है हमें थर्ड ए और फोर्थ ए एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जूम करके दिखाएं आपको तो ये आ गया आपका थर्ड ए और ये आपका हो गया फोर्थ ए। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, और इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, सीधे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमें क्या पढ़ना है? पहले हमें पढ़ना है तृतीय समूह के तत्वों को। तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप यानी कि जिसे बोरान फैमिली कहा जाता है। सबसे पहले तृतीय समूह में बोरान ही आता है, इसलिए इसे बोरान परिवार का एलिमेंट्स कहे जाते हैं। जितने भी इस एलिमेंट आते हैं इसमें थर्ड ए वाले में, इसको हम कहते हैं बोरान परिवार का एलिमेंट्स यानी फैमिली ऑफ बोरान। आवर सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग थर्ड ए में 5 तत्व हैं। कौन कौन से? आपका एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम, थैलियम और इसमें बोरान को छोड़कर ये सभी जो हैं वो धातु हैं। ये क्वेश्चन बनता है क्या है, थर्ड ए में कौन कौन से तत्व धातु हैं? तो थर्ड ए में आपके बोरान को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी धातु हैं। आगे है बोरान परिवार के तत्वों के समान लक्षण। तो ये तो जानना ही है, बोरान परिवार के समान लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरान फैमिली एलिमेंट्स। परमाणु आकार बोरान से थैलियम तक बढ़ता है। थर्ड ए में, थर्ड ए पीरियोडिक टेबल में परमाणु का जो आकार है वो बोरान से थैलियम तक बढ़ता है। तो हमें समझना है, हमें केवल पढ़ना नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका रहा बोरान और ये आपका रहा थैलियम। तो आवर्त सारणी में बोरान से थैलियम की ओर आने पर इनके परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। तो यही आपको समझना है। इसके बाद है सभी तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक के तत्वों से प्रायः निम्न होता है, किंतु द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव प्रायः उच्च होते हैं तथा आयनन विभव जो होता है वो बोरान से एल्यूमिनियम तक घटता है। जो तत्वों का आयनन विभव होता है, आयनन विभव के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, तो पिछली क्लास को इसके लिए अवश्य देख लें। उसका जो आयनन विभव होता है ना वो बोरान से एल्यूमिनियम तक घटता है। दोस्तों ये रहा आपका बोरान और ये रहा आपका एल्यूमिनियम, यानी बोरान से एल्यूमिनियम पर आयनन विभव का मान जो है वो घटता है। बोरान स्थायी ऋणायन बनाता है। बोरान जो है वो स्थायी ऋणायन बनाता है तथा अपरूपता प्रदर्शित करता है, ये इसका विशेष गुण होता है। एल्यूमिनियम एक प्रबल अपचायक है, इसलिए इसे तापीय वेल्डिंग प्रक्रम में उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम का बहुत सारे उपयोग हैं। एल्यूमिनियम का वायर भी बनाया जाता है, जिसका कि घरों में आप वायर इसका यूज भी करते हैं। और एल्यूमिनियम जो है एक प्रबल अपचायक है, इसलिए इसे तापीय वेल्डिंग प्रक्रम में भी इसका यूज किया जाता है। ये सभी क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका क्षारीय गुण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। बोरान परिवार के जितने भी तत्व होते हैं यानी थर्ड ए एलिमेंट जितने भी होते हैं ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका क्षारीय गुण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। यानी अगर आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका जो क्षारीय गुण है वो नीचे जाने पर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण बोरान से थैलियम तक घटता है। हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसमें OH आयन उपस्थित होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं उसे हैं। तो हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण बोरान से थैलियम तक घटता है। कैसे घटता है? जैसे कि आपका ये बोरान हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, गैलियम हाइड्रोक्साइड है, इंडियम हाइड्रोक्साइड है और थैलियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हाइड्रोक्साइड जो इसके होते हैं वो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर ये क्या होता है, घटता है, कम होता है। यानी अगर आपका जो बोरान है वो प्रबल अम्लीय है, OH है, और इसके बाद एल्यूमिनियम जो है उससे कम होगा और क्षारीय क्षारीय होते जाएंगे धीरे धीरे, और ये सबसे उच्च क्षारीय हो जाएंगे। थैलियम जो है
सबसे नीचे है, इसलिए जो सबसे उच्च क्षारीय होगा क्षारीय होगा। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो है क्षारीय धातुओं की तरह थैलियम को केरोसिन यानी कि जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं CNG, ग्लिसरीन, वैसलीन में वायु मुक्त डिब्बों में रखा जाता है। जो आपका क्षारीय धातु होते हैं ना, जैसे कि थालियम तो आपका सबसे अधिक क्षारीय हो गया, तो इनको क्या कहते हैं, इसको केरोसिन या फिर ग्लिसरान या फिर वैसलीन में वायु मुक्त डिब्बों में रखा जाता है जहाँ की वायु न पहुँच सके। एल्यूमिनियम स्वसंयोजित तथा विद्युत संयोजित दोनों प्रकार के यौगिक बनाता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, बोरान के कुछ प्रमुख खनिज हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। बोरान के खनिज जो कि एक बोरेक्स होता है, इसका सूत्र आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। बोरिक अम्ल, बैरासाइट, कोलेमानाइट, बोरा कैल्साइट। बोरान के हाइड्रॉक्साइड को बोरेन कहते हैं। बोरान का जो हाइड्रॉक्साइड होता है ना, उसे बोरन कहते हैं। यानी अगर आपको BOH कहीं दिख जाए तो इसे हम बोरेन कहते हैं। जैसे कि B2H6, B4H10। बोरान ट्राई हैलाइड लुईस अम्ल होते हैं। जो बोरान ट्राई हैलाइड होते हैं उसे लुईस अम्ल कहते हैं। दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा इसके जो जितने भी खनिज हैं, क्योंकि आपको यहाँ से 4 खनिज दे देंगे। आपको बैरासाइट दे देगा, आपको दे देगा एल्यूमिनियम दे देगा, आपको क्यूपराइट दे देगा, आपको टिनोकाइट दे देगा। क्यूपराइट के भी कुछ कॉपर के अयस्क दे देंगे। तो आपको इसमें बताना होगा कि कौन सा बोरिस का खनिज है। तो आपको ये याद रहेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, आगे है आपका बोरेक्स। बोरेक्स को सुहागा या टिंकल भी कहा जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स जो है ना, इसे हम सुहागा या फिर टिंकल भी कहा जाता है। बोरेक्स का सूत्र हमेशा पूछता है एग्जाम में है। तो दोस्तों, ये रहा आपके बोरेक्स का सूत्र, जैसे कि सुहागा या फिर टिंकल कहा जाता है। तो इसका जो सूत्र है ना, ये आपको याद होना चाहिए। बोरेक्स का सूत्र एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय होता है। गुणात्मक विश्लेषण में बोरेक्स का उपयोग बोरेक्स बीड परीक्षण में किया जाता है। बोरेक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बोरेक्स का उपयोग बोरेक्स बीड परीक्षण में किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। बोरेक्स का परीक्षण जो है वो बोरेक्स बीड कहलाता है, और बोरेक्स का जो उपयोग है वो बोरेक्स बीड परीक्षण में किया जाता है। बोरेक्स बेड परीक्षण का ये आपका समीकरण है, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है। तो रिएक्शन तो एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आपको इसका जो सूत्र है ना, ये Na2BO4O7 इंटू 10H2O, ये आपको याद करना होगा। तो एक काम करिए आप, ये जो सूत्र इसका है ना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके इसी का आप वॉलपेपर अभी लगा लीजिए अपने फ़ोन में। अपने अपने फ़ोन में इसका वॉलपेपर लगा लीजिए। आप जब भी फ़ोन अपना यूज़ करेंगे, जब भी खोलेंगे, तो आपको ये सूत्र इसका दिखेगा और आपको 100% याद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी तरकीब है किसी भी फार्मूले को, किसी भी चीज़ को याद करने का। बोरान परिवार में दूसरा जो एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। इसे प्रकृति में उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम प्रकृति में उभयधर्मी होता है, और आप सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम का उपयोग मिश्र धातु प्रयोग में होता है, मिश्र धातु बनाने में होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रांज, मैग्नीशियम आदि। ठीक है, और एल्यूमिनियम का वायर भी बनाया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग रंग बंधक के रूप में रंगाई, छपाई में आदि में किया जाता है। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। ये पॉइंट आपको याद करना है। एल्यूमिनियम जो है, इसका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक प्रबल लुईस अम्ल है। फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक AlCl3 के रूप में संरचना बनाता है। जो आपका एल्यूमिनियम है, इसकी ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही फेमस अभिक्रिया है, जिसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। फिटकरी यानी पोटास एलम समान घनघटक एवं गुणों वाले सभी द्विक सल्फेट एलम कहलाते हैं। यहाँ पे आपको केवल फिटकरी का जो सूत्र है ना, वो याद होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर फिटकरी का जो सूत्र होता है वो तो सभी को याद होगा, किसको याद नहीं होगा। पर ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी को याद ही होता है। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनको कि सूत्र या इसका याद नहीं होता है। आपको पोटास एलम के साथ साथ, यानी साधारण फिटकरी के साथ साथ, क्रोम एलम, सोडियम एलम, अमोनियम एलम, फेरिक अमोनियम एलम, इन सभी का सूत्र याद होना चाहिए। क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी हार्ड होता है एग्ज़ाम, और दिन पर दिन कंपटीशन भी हाई है। तो एल्यूमिनियम का सूत्र तो सभी को याद है, फिटकरी का सूत्र सबको याद है। तो आपको हो सकता है कि ये सब पूछ सकता है।
यह पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था फेरिक अमोनियम एलम का फार्मूला। तो ये तो बहुत से छात्रों ने गलती किया था क्योंकि याद ही नहीं था उन्हें। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। इन सभी का उपयोग क्या होता है? तो पोटास एलम, क्रोम एलम, सोडियम एलम, अमोनियम एलम, फेरिक अमोनियम एलम, इन सभी का उपयोग जो है वो रंगाई में, रंग ब्याथक स्थापक के रूप में, चमड़े के शोधन में, जल शोधन में, रक्त स्तंभक के रूप में किया जाता है। दोस्तों बोरान के बाद अब हम देखेंगे कार्बन परिवार के तत्व यानी कि चतुर्थ समूह के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ग्रुप यानी कि जिसे कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। आवर सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग फोर्थ ए में 5 तत्व हैं जिनमें कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन जिसे कि एस से डिनोट करते हैं तथा लेड पीबी। इन सभी तत्वों के पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, इसलिए ये सभी तत्व अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जो फोर्थ ए एलिमेंट्स के तत्व होते हैं वो अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समूह के सभी तत्व सहसंयोजक हाइलाइट कराते हैं। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूप हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं, जिसमें कि एक आपका हीरा है और एक है आपका ग्रेफाइट। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूप हैं, कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूप हैं, जिसमें से एक आपका हीरा है और एक आपका ग्रेफाइट है। हीरा के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी डायमंड। यह कठोर तथा कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरा जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, सबसे कठोर शुद्ध रूप है, और यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है इससे विद्युत का चालन इसमें नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी ये आपका कंडक्टर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह रंगहीन और पारदर्शक होता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। यह एक बहुमूल्य रत्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हीरा कहीं से मिल जाए भैया। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। ग्रेफाइट जो बैटरी होता है, आपने अपने टार्च वगैरह में देखा होगा, तो जो बैटरी होता है अगर आपने कभी उसको खोलेंगे ना तो उसके बीच में एक पतली सी डंडी की तरह दिखता है काला सा, तो वही आपका ग्रेफाइट होता है। ये जो होता है ये विद्युत का चालक होता है, बहुत ही अच्छा चालक माना जाता है। ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। और आपने अपने पेंसिल में भी देखा होगा, पेंसिल जो होते हैं जिससे आप पेंसिल से लिखते हैं, तो उसका जो जिससे आप लिखते हैं जो उसका नोक होता है ना, वो पेंसिल जो होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो काफ़ी कोमल होता है। कोमल कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही मुलायम होता है, इसीलिए इसका यूज मंदक के रूप में होता है। आगे है आपका कोयला यानी कि कोल। दोस्तों इसको आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया ना तो आपके 4 नंबर जो है वो फिक्स हैं, क्योंकि इससे एक जो है वो पूछता है। कोयला जो है ईंधन के रूप में यूज होता है, तो ये आप सभी जानते हैं। आपको कोयले के प्रकार बता दें तो कोयले के कुल आपके 4 प्रकार हैं, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको पूछेगा कि ब्यूटेमिन्स कोयले में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो ये आपको पूछता है, और इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है। तो जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होगी वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका पीट जो है इसमें 60% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले में 70% कार्बन पाया जाता है। बिटुपिन्स में 78 से 83% कार्बन, और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन पाया जाता है। सबसे अच्छा जो हुआ वो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है, और ये काफ़ी कॉस्टली यानी काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो इससे आपके एक क्वेश्चन बनते हैं, कोयला जो है कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। हमने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा था। तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्रिस्टलीय ठोस रूप हैं, क्रिस्टलीय रूप। पर कोयला जो है वो ये कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, अपर रूप है। कोयला ईंधन गैस बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भाप अंगार, गैस प्रोड्यूसर गैस आदि रूपों में इसका यूज होता है। आगे है आपका चारकोल। चारकोल का प्रयोग ईंधन के रूप में, द्रव शोधक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में, द्रवों का रंग दूर करने में तथा गैस मास्क बनाने में आदि में किया जाता है। चारकोल जो है इसका यूज, आपने चीनी का नाम सुना होगा, चीनी का नाम सुना है आपने? चीनी जो आपने खाते हैं, मीठा मीठा लगता है। तो चीनी जो है इसका जो कलर होता है ना, ये अगर शुद्ध रूप में जो चीनी होता है वो आपका, इसका कलर जो होता है वाइट नहीं होता है।
तो इससे इसके शोधक शोधक किया जाता है, इसका शोषण किया जाता है। तो शोधन करके चारकोल के माध्यम से ही जंतु चारकोल होता है कि क्या होता है, जंतु चारकोल द्वारा शोधन किया जाता है। जंतु चारकोल द्वारा शोधन करके ही चीनी का जो कलर होता है वो आपको वाइट मिलता है। सफ़ेद जो होता है चीनी ना, वो जंतु चारकोल के कारण ही होता है, अन्यथा ये आपका मटमैला कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो आयतन के अनुसार वायु में 0.003% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की कितनी उपस्थिति होती है, तो वो 21% होती है। वही नाइट्रोजन की 78% होती है। तो ये सब आपको पता होगा। यह एक रेखीय अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड को 50 से 60 वायुमंडलीय दाब पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। जो आपका CO2 गैस के रूप में होता है, अगर आप इसे 50 से 60 वायुमंडलीय दाब दें तो और इसके साथ साथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान दें तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। सिलिकॉन क्या है? पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे अधिक मिलने वाला तत्व है। सबसे पहले नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। और एल्यूमिनियम के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका है सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन को हम SI से डिनोट करते हैं। तो सिलिकॉन जो है वो दूसरा नंबर पे है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पृथ्वी पर तत्व। सिलिकॉन का क्रिस्टलीय रूप क्वार्ट्ज है। सिलिकॉन का क्रिस्टलीय रूप क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक टुकड़ा होता है। एक क्वार्ट्ज जो है उसको मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, एक वीडियो में। तो आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो जानते होंगे क्वार्ट्ज जो होता है वो पत्थर के आकार का एक टुकड़ा होता है। यह हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। जो क्वार्ट्ज का टुकड़ा होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। दोस्तों ये क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इस क्लास जो है इससे आपके 10 से 20 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे सल्फर काच जो है वो सिलिका Si2 होता है। सोडियम सिलिकेट का सूत्र जो होता है वो Na2CSiO3, और कैल्शियम सिलिकेट का जो ठोस विलयन होता है, ठीक है, आपको जो सिलिका होती है ना वो SiO2 होता है। कांच कई प्रकार के होते हैं। कांच जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कि रंगीन कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच, पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। मैं आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है। तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कराना चाहते हैं। कांच में रंग देने के लिए उसमें धातुओं के रंगीन यौगिक अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं। कांच जो होता है वो आपका रंगीन कांच कैसे बनता है? इसमें धातुओं के रंगीन यौगिक अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं। कांच जो होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है। रंगीन, कठोर, फ्लिंट, क्रूक्स, ये प्रकार हैं इसके। कांच को रंग देने वाले पदार्थ का कांच का रंग, जैसे कि कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर आप कोबाल्ट ऑक्साइड की यौगिक को मिला देते हैं तो उसका रंग जो है वो गहरा नीला हो जाएगा। वहीं क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दें, यानी Cu2O मिला दें क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाएगा। उसी प्रकार कैडमियम सल्फाइड को मिलाने से नारंगी लाल हो जाता है, और इसी प्रकार अन्य अन्य यौगिकों को मिलाने से इसका रंग जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो रंग ये तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर पूछ लिया तो दिक्कत हो सकता है, तो इसको आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है एग्जाम में। किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो, पर दोस्तों इसका आपको नाम याद होना चाहिए और इसका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं कांच के प्रकार व उपयोग। कांच का प्रकार और उपयोग, इससे एक क्वेश्चन बनता है। मृदु कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो खिड़की के कांच, जो आपके घरों में खिड़कियाँ लगती हैं उसके जो कांच बनते हैं वो मृदु कांच के बनते हैं। जार जिसमें आप पानी पीते हैं, कांच के ग्लास जो होते हैं वो मृदु कांच के बने होते हैं। बोतलें जो होती हैं वो मृदु कांच के ही बनी होती हैं। घरेलू कांच के जो बर्तन होते हैं वो मृदु कांच के ही बने होते हैं। कठोर कांच का क्या बना होता है? तो कठोर कांच का जो बीकर होता है, बीकर जानते हैं आप? बीकर, जैसे कि आप अपने लैब वगैरह में, केमिस्ट्री के लैब वगैरह में जो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो जो बीकर होता है ना वो कठोर कांच का बना होता है, काफ़ी मोटा होता है वो, तो वो आपका कठोर कांच का बना होता है। परख नली जो होता है आपके केमिस्ट्री के लैब में आपने देखा होगा, या फिर अगर आपने प्रयोगशाला में गए होंगे कभी अपने, तो देखा होगा कि परख नली जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। परख नली, परख नली आपने देखा है ना? परख नली कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आप लेकर के टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं, और फ्लास्क होता है, फ्लास्क।
और उच्च ताप रोधी उपकरण जो भी होते हैं वो कठोर कांच के बनाए जाते हैं। क्रूक्स कांच क्या होता है? तो क्रूक्स कांच जो होता है आपके चश्मे का जो लेंस होता है ना, वो क्रूक्स कांच का बना होता है। पायरेक्स कांच उच्च कोटि के उपकरण जो बनाए जाते हैं वो पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। फ्लिंट कांच क्या है? प्रिज्म एवं प्रकाशिक यंत्रों को बनाया जाता है फ्लिंट कांच के द्वारा। टिन यानी कि जिसे कि SN से डिनोट करते हैं। टिन जो है इसका मात्र एक ऑक्साइड अयस्क है जिसका नाम है कैसीटेराइट। क्या नाम है? कैसीटेराइट। SnO2 ये आपको याद करना है। टिन जो है वो अमलगम दर्पण बनाने में उपयोग होता है। टिन विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु बनाने में भी उपयोग किया जाता है। SnCl यानी कि टिन क्लोराइड H2O रंगाई और छपाई में रंग बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लीड की यौगिक प्रवृत्ति में विषैले होते हैं। लीड के जो यौगिक होते हैं वो विषैले होते हैं। मतलब कि अगर आप लीड किसी भी प्रकार से निगल जाते हैं या फिर अगर आपको कैसे भी लीड चला जाता है आपके शरीर में, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही विषैला साबित होगा और इससे आपके जान भी जा सकती है। ठीक है, तो लीड जो है वो काफ़ी विषैला माना जाता है, प्रकृति में ये विषैला होता है। कार्बन परिवार के तत्वों के समान लक्षण जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन फैमिली एलिमेंट्स। परमाणु आकार, परमाणु आयतन, धात्विक गुण, ऑक्साइडों का क्षारीय गुण कार्बन से लेड तक बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका कार्बन हुआ और ये आपका लेड हुआ। तो इसके परमाणु की आकृति और इसके आयनन विभव वगैरह जो भी मैंने आपको बताया अभी, तो ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। इनके आयनन विभव उच्च होते हैं तथा कार्बन से घटते हैं। यानी अगर आप कार्बन से नीचे क्यों आते हैं तो इसका आयनन विभव जो है वो घटता है। वहीं जो आपके परमाणु आकार, परमाणु के आयतन, धात्विक गुण यानी धात्वती का गुण जो होता है और ऑक्साइडों का जो क्षारीय गुण होता है वो नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। बस आयनन विभव जो होता है वो घटता है। इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो नियमित रूप से नहीं घटती है। अगर कार्बन की 2.5 है तो सिलिकॉन की 1.8 हो जाएगी। जर्मेनियम की 1.8 है तो आपके जो एशन यानी कि आपका इसका 1.8 हो जाएगा। लेड का 1.8 ही होता है। तो ये इस प्रकार घटते हैं और इसका कोई नियमित रूप से यानी कोई एक स्टैटिस्टिक नहीं होता है। ये तत्व जो होते हैं ये 2 या फिर 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेड को छोड़कर इस समूह के सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। टीन केवल एक ऐसा तत्व है जिसके 10 समस्थानिक होते हैं। टीन जो है यानी जो एसन है इसके कुल 10 समस्थानिक हैं। हैलोजन का उष्मीय स्थातित्व जो है कार्बन से लेड तक घटता है। हैलोजन जो है, हैलोजन धातु कौन सी हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन, ये सब आपके हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ये रंगीन होते हैं। हैलोजन के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेड तक घटता है तथा तत्वों की टेट्रा हैलाइडों की वाष्पशीलता जो है उसका रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं तथा स्थापित टेट्रा हाइलाइडों के अणुभार बढ़ने के साथ घटता है। कार्बन जो है वो सिलिकॉन से अधिक कठोर होता है। कार्बन जो है वो सिलिकॉन से अधिक कठोर होता है। अंत में हम पढ़ने वाले हैं लेड के बारे में यानी शीशे के बारे में। यह 4th ए एलिमेंट्स का आखिरी तत्व है यानी अंतिम सदस्य है। यह मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य अयस्क जो है वो गैलेना है। जो लेड है इसका मुख्य गैस जो है वो गैलेना है। PbS इसे गैलेना कहते हैं। सीरोसाइट PbCO3 दोस्तों याद रखिएगा ये सब पूछता है तथा एम्बलीसाइड यानी PbSO4 तीन इसके मुक्त अवस्था में अयस्क हैं। तीनों के नाम और इसके सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। साधारणतः लेड जो है इसका निष्कर्षण गैलेना से यानी कि PbS से ही किया जाता है। PbS से ही इसका निष्कर्षण होता है। इसके लिए अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। झाग प्लवन विधि आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। सांद्रित अयस्क के वायु अपचयन या कार्बन अपचयन द्वारा लेड प्राप्त किया जाता है। झाग फेन प्लवन विधि में क्या होता है? इसमें ताड़ या तारपीन का तेल मिला करके इसमें झाग प्लवन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। तो झाग प्लवन विधि ये जो है इसके सांद्रण की मुख्य विधि मानी जाती है। इस प्रकार अशुद्ध लेड का शोधन विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। लेड के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिसको याद करना होगा आपको। लेड के यौगिक यानी कंपाउंड ऑफ लेड। लेड के कौन कौन से कंपाउंड है? बेसिक लेड कार्बोनेट यानी सफ़ेदा जिसे कहते हैं, सफ़ेदा यानी वाइटनर
जिसका यूज़ आप करते हैं अगर कुछ आपने लिख लिया है तो उसको डिलीट करते हैं, उसको उस पर सफ़ेदा चला के उसको वाइट करके फिर से लिख लेते हैं। सफ़ेदा यानी वाइटनर जो आप यूज़ करते हैं उसका सूत्र है 2 PbCO3 इंटू PbOH का ट्वाइस। तो ये आपका सफ़ेदा यानी लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट का सूत्र है। रेड लेड यानी संदूर जो होता है, सिंदूर, सिंदूर का सूत्र है Pb3O4, रेड लेड जिसे बोला जाता है। लिथार्ज इसका बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिथार्ज। लिथार्ज जो है इसका फार्मूला जो है PbO, लेड ऑक्साइड जिसे लिथार्ज कहते हैं। लेड एसीटेट या शुगर ऑफ लेड, लेड एसिड या फिर शुगर ऑफ लेड इसे कहा जाता है। CH3COO का ट्वाइस Pb×3H2O। ठीक है, तो ये आपको लंबा थोड़ा है और ये पूछता भी है। लेड एसिड या फिर इसे शुगर ऑफ लेड बोला जाता है। तो दोस्तों फाइनली हमने इस चैप्टर के थ्योरिकल पोर्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। थ्योरिकल पोर्शन को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही से आपके ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर को जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसी से रिलेट करते हुए जो भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, इसी क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास बाद में ले सकते हैं। क्लास जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें इसके लिए हम थोड़ी स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व भी करा देंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। डेली टेस्ट सीरीज के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम तथा गैलियम की समान संयोजक त्रिज्या होती है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है और गैलियम इन दोनों की जो संयोजक त्रिज्या होती है वो समान होती है, इसका क्या कारण है? एल्यूमिनियम तथा गैलियम की समान सहसंयोजक त्रिज्या होती है, इसका कारण है गैलियम परमाणु के डी इलेक्ट्रॉन की परीक्षण क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि अम्ल है और अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोरान जो है ये अम्ल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से यौगिक में केला बंध पाया जाता है, जिसे बनाना बॉन्ड बोला जाता है? तो जो बनाना बॉन्ड है यानी जिसे केला बॉन्ड भी बोला जाता है, ये आपका B2S6 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। BF3 लुईस अम्ल का उदाहरण है क्योंकि यह होता है। BF3 जो है ये लुईस अम्ल का उदाहरण है क्योंकि यह होता है। तो दोस्तों इसका कारण है इलेक्ट्रॉन स्नेही। BF3 जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है, तो इसीलिए लुईस अम्ल का उदाहरण इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं आपको केवल क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि हमने थ्योरी में आपको बहुत ही अच्छे सब कुछ पढ़ा दिया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हम आपको तेज़ी से क्वेश्चन को कराते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाँचवा है, निम्न में से कौन सा गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है? ऊर्ध्वपातित का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी गर्म करने पर वाष्प बन के उड़ जाना ही ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाता है। तो इसमें से जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है यानी ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड शुद्ध क्षारीय प्रकृति का होता है? निम्न में से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि शुद्ध क्षारीय प्रकृति का होता है? तो इसमें से जो हमारा TiO3 है ये सबसे शुद्ध क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। बोरान का निष्कर्षण किस खनिज से किया जाता है? बोरान का जो अयस्क है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बोरान का निष्कर्षण जो है वो कोल मैनाइट से किया जाता है। बोरान जो है इसका निष्कर्षण यानी इसकी जो प्राप्ति होती है ये कोल मैनाइट अयस्क से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो को देख लिया होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे। समान फिटकरी का सूत्र क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, समान फिटकरी का सूत्र ये आप सभी जानते हैं। फिटकरी के साथ साथ आपको मैंने और भी बहुत सारे सूत्र बताए थे, तो वो सब आपको याद होने चाहिए। जिनमें से कौन सा पदार्थ विषक्रामक के रूप में काम आता है? तो बोरिक अम्ल जो है वे विषक्रामक के रूप में याद करता है, ये बहुत ही विषाक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिटकरियों में पाई जाती है, फिटकरी जो है इसमें क्या पाई जाती है? फिटकरी जो होती है इसमें क्या पाई जाती है? तो फिटकरी यानी पोटास एलम जिसे कहा जाता है,
तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक सहसंयोजी बंध एवं दूसरी त्रिसंयोजी धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। 11वां प्रश्न है BCl3 के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। BCl3 यानी बोरान क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। तो BCl3 के जलीय विलयन की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल अम्लीय होती है। अम्लीय से याद आया, अम्ल और क्षार में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो पीएच मान ज्ञात करने वाले के लिए एक मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया है, पीएच मान कैसे ज्ञात करें। उसमें मैंने आपको अम्ल और क्षार के बारे में फुल डिफाइन किया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपका सारा कैलकुलेशन जो है वो उसमें निकल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है डाइबोरेन जल से क्रिया करके उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? डाइबोरेन, डाई यानी 2 बोरान हो गए आपके, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? डाइबोरेन जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके H3BO3 बनाता है। 13वां क्वेश्चन है AlCl3 के द्विगुणक में 2 AlCl3 के बीच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उप सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। B2O3 की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। B2O3 जो है ये अम्लीय होती है। आप कहेंगे सर कि इसमें तो हाइड्रोनियम आयन तो उपस्थित नहीं है, तो ये अम्लीय कैसे हो गया? तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं बिना हाइड्रोनियम आयन के भी। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है, पर यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलियम की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का कारण क्या है? थैलियम जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो परिवर्ती होती है। इसका कारण है निष्क्रिय युग्म प्रभाव। युग्मन प्रभाव इस पे शून्य होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा यौगिक सहसंयोजी है? 16वां क्वेश्चन में बताना है आपको कि कौन सा यौगिक जो है वो सहसंयोजी है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को हमने ऊपर अभी किया था। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा तत्व निष्क्रिय युग्म का प्रभाव दर्शाता है। तो टाइटेनियम जो है ये निष्क्रिय युग्मन प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड द्विगुणित के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें पी कक्षक जो है वो अपूर्ण होता है। इसमें पी कक्षक जो है इसमें इसका अभाव होता है। यही कारण होता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो द्विगुणित के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में अधिकता से पाया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है और दूसरे नंबर पर आपका टिन पाया जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में। तो क्लियर हुआ। 20वां है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग है। बॉक्साइट को घोलने में, अधिक एल्यूमिनियम प्राप्ति में, इलेक्ट्रॉनों के बचाव में, और डी है एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्लोराइड के घोलने में। तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग क्या है, यही आपको बताना है। तो बॉक्साइट को घोलने के लिए ही क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। क्रायोलाइट का उपयोग बॉक्साइट को घोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डाइबोरेन में हाइड्रोजन सेतु बंधों की उपस्थिति का संभावित कारण क्या है। डाइबोरेन में हाइड्रोजन सेतु बंधों की उपस्थिति का संभावित कारण क्या है? तो इसका कारण है आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर। पोटास एलम जल में आयनित होकर देता है। क्या देता है? तो पोटास एलम जो है वो जल में घुलित होकर 3 प्रकार के आयन देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा स्थायी यौगिक बनाता है? +1 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा है जो कि स्थायी यौगिक बनाता है? तो इसमें जो टाइटेनियम है वो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 1 होती है +1, और ये अस्थायी अवस्था बनाता है, अस्थायी यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड यहाँ पे है, और AlOH का ट्वाइस NaOH यानी सोडा लाइम जिसे बोला जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो NaOH है ना इसे आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड बोलेंगे, पर इसे सोडा लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। NaOH जो है इसको सोडा लाइम के नाम से भी जाना जाता है। विलयन में विलय है, क्योंकि इस जो विलयन है, इस विलयन में विलय है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कांच पर जमने के बाद एल्यूमिनियम की वाष्प दर्पण का कार्य करती है, क्योंकि यह वायु में मलिन नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। त्रिकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन युग्म बंद होता है, किस में होता है? त्रिकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन युग्म बंद जो होता है वो किस में होता है? तो वो होता है B2H6 में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आर्थोबोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर क्या बनता है? आर्थोबोरिक अम्ल जो है
इसको लाल गर्म करने पर क्या बनता है? तो बनता है बोरिक एनहाइड्राइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के निर्माण में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका कारण इस कारण इसका उपयोग क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस कारण का उपयोग क्या है? ये आपको बताना है। तो इस कारण का उपयोग हम थर्माइड वेल्डिंग में करते हैं। यहाँ पे आप थर्माइड वेल्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस धातु पर प्रतिरक्षी ऑक्साइड परत बन जाती है, स्वतः बन जाती है? किस ऐसी कौन सी धातु है जिस पर कि प्रतिरक्षी ऑक्साइड परत बन जाती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। एल्यूमिनियम जो है इस पर प्रतिरक्षी ऑक्साइड बन जाती है, इसकी एक परत बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। कोलेमैनाइट की निम्न में से किसके साथ क्रिया करवाने पर बोरेक्स प्राप्त होता है? कोलमैनाइट की निम्न में से किसके साथ क्रिया करवाने पर बोरेक्स यानी जिसे सुहागा कहा जाता है? और मैंने एक आपको और बताया था, क्या बताया था कि बोरेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? टिंकल, टिंकल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो कोलमैनाइट की निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कराई जाए कि बोरेक्स यानी टिंकल या फिर सुहागा प्राप्त हो? तो बोरेक्स की अभिक्रिया हम कराएंगे, कोलमैनाइट की अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम कार्बोनाइट से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अधिक गलनांक किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बोरान जो है इसका गलनांक सबसे अधिक है। थर्ड ए समूह के तत्व होते हैं, कैसे होते हैं? थर्ड ए समूह तत्व होते हैं वो क्या पी ब्लॉक के होते हैं, क्या वो एस ब्लॉक के होते हैं, क्या वो डी ब्लॉक के होते हैं, क्या वो डी ब्लॉक दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं? कौन से होते हैं थर्ड ए एलिमेंट्स? थर्ड ए के सभी एलिमेंट्स पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। BHB बंद सेतु का डाइबोरन में कितने इलेक्ट्रॉनों के सहभाग से निर्माण होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन के निर्माण से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। थर्मल वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? थर्माइट वेल्डिंग में क्या प्रयुक्त होता है? तो थर्माइट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम का चूड़ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो कथन है वो करेक्ट होगा। तो इसमें से जो BCl3 एवं ACl3 दोनों लुईस अम्ल हैं, ये मैंने आपको बताया था कि BCl3 और ACl3 दोनों ही लुईस अम्ल हैं और BCl3 ACl3 अपेक्षा अधिक प्रबल है। BCl3 जो है वो ACl3 की अपेक्षा अधिक प्रबल लुईस अम्ल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट। एल्यूमिनियम बहुत से ऑक्साइडों को अपचयित करता है क्योंकि इसकी बहुत अधिक बंधुता होती है। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत से ऑक्साइडों को अपचयित करता है क्योंकि इसकी बहुत अधिक बंधुता होती है। इसका कारण क्या है? आपको यही बताना है। तो इसका कारण है ऑक्सीजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो ऑक्सीजन के लिए सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय प्रकृति का है? 44वां क्वेश्चन बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सबसे अधिक प्रबल अम्लीय है। ठीक है, तो जो इसमें आपका Bl3 है यानी ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, ये आपका सबसे अधिक प्रबल अम्लीय है। न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक का उदाहरण है, न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये सभी जो हैं यानी BH3 ACl3 B2S6 ये सभी आपके न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? Al यानी एल्यूमिनियम अपचायक का कार्य करता है। एल्यूमिनियम भाप के साथ उच्च ताप पर भी क्रिया नहीं करता। एल्यूमिनियम अन्य धातुओं के साथ बहुत सी मिश्र धातुओं को बनाता है। एल्यूमिनियम के सभी यौगिक आयनिक हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो एल्यूमिनियम के सभी यौगिक जो हैं वो आयनिक हैं। ये मैंने आपको एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ाते समय बताया था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। एल्यूमिनियम की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाने पर वह निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है इस पर प्रतिरक्षी ऑक्साइड परत बन जाती है। मैंने आपको बताया था पिछले प्रश्न में, एल्यूमिनियम जो है इस पर स्वतः ही परिरक्षी ऑक्साइड बन जाती है। यही कारण है कि ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। आर्थोबोरिक अम्ल की फिसलने की प्रकृति होती है, इसका कारण क्या है? तो इसमें वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। आर्थोबोरिक अम्ल में वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें फिसलने का गुण होता है। कागज़ पर लेड यानी सीसा के समान चिन्ह बना सकता है, कौन सा बना सकता है?
कागज़ पर लेड यानी शीशा के समान चिन्ह बना सकता है, तो वो टाइटेनियम बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 51वां हमारा है एल्यूमिनियम के किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है? एल्यूमिनियम के किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है? तो क्रायोलाइट जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता आयरन से अधिक है लेकिन आयरन से कम संरक्षित होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परक्षी ऑक्साइड बन जाती है, इसी कारण क्या होता है कि इसकी आयरन से कम संरक्षित होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक परक्षी ऑक्साइड बन जाती है, परत बन जाती है, तो यही कारण है कि ये आयरन से यानी लोहे से कम संरक्षित होता है। धावन सोडा वाले पदार्थों से एल्यूमिनियम के बर्तनों को नहीं धोना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल है। क्या है? धावन सोडा जो है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडे से धावन सोडा वाले पदार्थों से, कोई भी पदार्थ धावन सोडा जो हो, उससे एल्यूमिनियम के बर्तनों को नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? धावन सोडा जो है वो एल्यूमिनियम से क्रिया करके विलीय एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। धावन सोडा जो है वो एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेता है और विलेय एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे नहीं धोना चाहिए धावन सोडा को, एल्यूमिनियम के पदार्थों को। निम्न में से कौन सी विधि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी विधि है जो कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट आंसर। रक्त तप्त करने पर बोरेक्स जिस पारदर्शक पदार्थ में बदल जाता है, उसका सूत्र क्या होगा? रक्त तप्त करने पर बोरेक्स यानी सुहागा को जिस पारदर्शक पदार्थ में बदल जाता है, वह कौन सा है? तो वह है आपका NaBO2 प्लस B2O3। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। एल्यूमिनोथर्माइट विधि में एल्यूमिनियम है, क्या है? एल्यूमिनोथर्माइट विधि में एल्यूमिनियम क्या है? तो एल्यूमिनियम थर्माइट विधि में एल्यूमिनियम जो है वो एक अपचायक के रूप में काम करता है, एक प्रबल अपचायक के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से इसमें B2O3 को बोरान में अपचयित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें है धातु तत्व जो कि B2O3 को बोरान में अपचयित कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका मैग्नीशियम है ना, इसमें क्या करते हैं कि B2O3 को बोरान में अपचयित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है मैग्नीशियम, वो होगा इसका करेक्ट। किस किस धातु का हाइड्रोक्साइड रंग स्थापक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसको मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि एल्यूमिनियम जो है इसके हाइड्रोक्साइड रंग स्थापक के रूप में प्रयोग होते हैं। एल्यूमिनियम हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है? दोस्तों एल्यूमिनियम की कार्बाइड के जल के साथ ये क्रिया काफ़ी फेमस है, और ये अभिक्रिया जो है आपने पढ़ा होगा अपने इंटरमीडिएट में कि एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लीजिए। मेथेन बनता है, क्या बनता है? मेथेन बनता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर मेथेन बनता है। ऑप्शन नंबर डी यानी मेथेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेथेन को कहा जाता है मार्स गैस, CH4 इसका सूत्र होता है। नम वायु में निर्जल AL3 धुआं देता है क्योंकि नम वायु में यानी कि वायु में जब आता होती है तो निर्जल AlCl3 धुआं देता है। क्या कारण है? तो ये जल अवघटन हो जाता है। नमी जब होती है वायु में तो क्या होता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये जल के साथ क्रिया कर लेता है और ये अवघटित हो जाता है। तो यही कारण है कि नम धातु वायु में क्या होता है, ये धुआं देने लगता है। ठीक है, जैसे ही वायु में उपस्थित आर्द्रता से अभिक्रिया करता है वो धुआं देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बोरेक्स मणिक गर्म अवस्था में ही हरी और ठंडी अवस्था में नीली हो तो वह सूचित करता है, क्या सूचित करता है? मैंने आपको बताया था कि कौन से यौगिक को बोरेक्स में मिलाया जाएगा कि कौन सी कलर को वो प्रदर्शित करेगा। तो अगर बोरेक्स मणिक गर्म करने पर अवस्था में है और हरी और ठंडी अवस्था में नीली हो तो वह क्या सूचित करता है? ठीक है, बोरेक्स जो है ये क्या सूचित करता है? तो वो सूचित करता है कि इसमें कॉपर की उपस्थिति है, कॉपर यानी Cu की इसमें उपस्थिति है, तभी ये ठंडी अवस्था में नीली नीली कलर को प्रदर्शित करता है, यानी ब्लू दिखता है हल्का हल्का। ठीक है दोस्तों, आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हमारे। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव इनमें से कौन कौन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोबाल्ट और नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव जो है वो कोबाल्ट और
नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। बोरेक्स मणिका परीक्षण नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं? बोरेक्स मणिका परीक्षण जो है वो नहीं देते हैं। तो बोरेक्स मणिका परीक्षण जो है वो सोडियम लवण नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था हमारी आज की वीडियो का। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल रट जाइए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो कि 4-4 नंबर के हिसाब से आपके करीब 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। और अगर आपने थ्योरी देख लिया है तो आपको और भी अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? क्योंकि हमने आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझाने का प्रयास नहीं किया, आपको हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो अगर आप थ्योरी वाली वीडियो को देख कर इसे देखते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन, आपको हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की जो वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, हम जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को आपको कराने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।